हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फादर जोसेफ ने आगे बोलना जारी रखा। उन्होंने मुझे बताया, हम दोनों को ही बताया कि आखिर उस दिन रैचेट के पिता वहाँ किस बात का कन्फेशन करने गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ बता सकता हूँ जो उन्होंने उस दिन कहा था। मुझे उसकी हर एक बात याद है, हर एक बात। तुम जानते हो, वो इस वक्त सबके साथ अच्छे से पेश आता था, सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था, पर एक वक्त ऐसा भी था जब वो दुनिया की नज़रों में बहुत ही बुरा और बहुत ही क्रूर इंसान था। वो लोगों को उधारी देता था और उसके बाद जब पैसे वसूलने की बात आती थी तो वो किसी भी तरह की दया नहीं दिखाता था। जाहिर सी बात है, ऐसा करना उसके काम के लिए किसी न किसी तरह नुकसानदेह साबित होता। एक तरह से ये उसकी नज़रों में ठीक भी था, पर फिर भी उसके तौर तरीके थोड़े गलत थे। चार्ली और तुम्हारे पिता, वो दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे किसी वक्त, और उन्होंने एक साथ ही इस काम को शुरू करने की कोशिश की थी। पर उसके बाद चार्ली अपना काम लेकर अलग हो गया और उसने अलग से ये काम करने की कोशिश की। उसने अपना अलग ऑफिस बनाया, अपनी अलग एसोसिएशन बनाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका कारोबार डूब गया और वो बाल बाल तक कर्जे में डूब गया। यहाँ तक कि वो कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पिता के पास आता था। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने की कोशिश में अपना घर तक गिरवी रख दिया तुम्हारे पिता के पास। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसकी एक लौती बेटी, वो बहुत बीमार पड़ गई। उनके घर के हालात वैसे भी बहुत बुरे थे। वो वैसे भी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। भले ही उसके पिता कैसे हो, उन्होंने कोई भी काम किया हो, पर उसकी बेटी वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो शायद अपनी माँ पर गई थी। उसकी माँ को मैं ठीक से नहीं जानता था। जब उसकी बेटी पैदा हुई, उसकी पत्नी उसी समय गुजर गई, पर उसे देखकर लगता नहीं था कि वो चार्ली पर गई होगी। चार्ली भी तुम्हारे पिता की तरह ही क्रूर और निर्दयी था किसी वक्त। और फिर जानते हो क्या हुआ? चार्ली अपनी बेटी के इलाज के लिए तुम्हारे पिता से दोबारा कर्ज लेने आया और तुम्हारे पिता ने उससे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो अपना पुराना कर्ज नहीं चुकाता तब तक उसे नया कर्ज नहीं मिल सकता, और इसीलिए वो खाली हाथ निराश वहाँ से वापस चला गया। तकरीबन 2 या 3 दिन बीते। वो किसी तरह अपनी बेटी को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा था और उसकी बेटी धीरे धीरे करके कमज़ोर होती जा रही थी। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी हो गई थी। वो दिन भर खांसती थी और दिन ब दिन पतली होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी खूबसूरत आँखें और उसका खूबसूरत चेहरा पता नहीं किस तरह से जैसे किसी बूढ़ी औरत के चेहरे में तब्दील हो गया था। उसकी आँखें गड्ढों में धंस गई थी और उसके खूबसूरत गुलाबी गाल बिल्कुल सूख गए थे। और फिर धीरे धीरे चार्ली की कर्ज चुकाने की मियाद भी ख़त्म होने लगी। उसके कारोबार को दोबारा चलाने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। उसे एक पैसे की भी आमदनी नहीं हुई जिससे वो अपना कर्ज चुका पाता। और आखिरकार वो दिन आ गया जब उसके कर्ज चुका पाने की मियाद ख़त्म हो गई। और उस दिन तुम्हारे पिता रैचेट, वो खुद उसके घर गए। उन्होंने उससे बात की, पर एक दोस्त के तौर पर नहीं, एक बिजनेसमैन के तौर पर जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम का ख्याल रखता है। वो वहाँ गए, उन्होंने उससे बात की और बहुत ही सख्त लहजे में बात की। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद उस रोज़ ये बातें बोली थी। उन्होंने उससे बहुत सख्त लहजे में बात की। उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया,
अगर कल तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुका पाए तो ये अच्छे से समझ लो, मैं कोई रहम नहीं दिखाने वाला हूँ। तुम जानते हो ना, तुम भी मेरा साथ ही काम करते थे वहाँ। हम एक साथ काम करते थे चार्ली, और ये तुम्हारा ही फैसला था। अगर तुम अलग ना होते तो शायद तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। और अब अगर तुम मेरे पैसे नहीं चुका पाए तो इतना समझ लो, कल के बाद तुम्हारा ये घर भी मेरे हाथ आ जाएगा और तुम्हारे पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं होगी। इसलिए चाहे तुम कुछ भी करो, 12 घंटे हैं तुम्हारे पास। इन 12 घंटे में किसी भी तरह कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करो, वरना मुझसे रहम की उम्मीद छोड़ देना तुम। और उसके बाद वो इतना निराश हो गया कि वो रातों रात अपनी बेटी को लेकर कहीं चला गया। और उसके बाद अगली सुबह नदी में उसकी लाश तैरती हुई मिली। ये सब कुछ बकवास है। अगर उन्होंने आत्महत्या कर ली, इसका ये मतलब नहीं कि उसके जिम्मेवार मेरे पिता थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ रैचेट, ये बात तुम्हारे पिता ने खुद आकर कबूली है उस रोज़ वहाँ कन्फेशन रूम में। उन्होंने मुझसे ये साफ साफ कहा। और जानते हो, मैं उसी वक्त समझ गया था कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। जिस वक्त चार्ली को दफनाया गया उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, और उसका कोई भी ऐसा अपना नहीं था जो उसके मरने के बाद उसका क्रियाकर्म ठीक से करवा पाए। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसे दफनाने की औपचारिकता निभाई। और जाहिर सी बात है, जब वो जिंदा था तब उसका भी व्यवहार लोगों के प्रति ऐसा ही था, और इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसे सिर्फ दफना दिया गया। जबकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी उम्र से पहले, अपने वक्त से पहले चला जाता है तो उसे दफनाने में हमें क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ती हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ये तुम भी अच्छे से जानते हो रैचेट। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पिता के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये उनके कर्मों की वजह से हो रहा है ना? कुछ हद तक हाँ, तुम ठीक हो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। पर मैं इससे ज़रा भी सहमत नहीं हूँ। मेरे पिता एक नेक इंसान है। मुझे नहीं पता आप उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। आपसे काफ़ी बातचीत कर ली, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ वापस। ब्रूस, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? हाँ ज़रूर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद रैचेट नाराज़ होकर फादर जोसेफ के घर से बाहर निकल गया, और उसके बाद वो धीरे धीरे वापस अपने घर की तरफ आने लगा। जब वो घर के अंदर पहुंचा ही तभी अचानक से घर का एक नौकर भागता हुआ उसके पास आया, और उसने हाँफते हुए, बहुत घबराए हुए लहजे में उसे बताया, मिस्टर रैचेट, हाँ आपके पिता गिर पड़े। क्या? हाँ आपके पिता गिर पड़े, उन्हें चोट आ गई है। आप जल्दी चलिए उनके कमरे में, हमने डॉक्टर को बुला लिया है। आपके दोस्त यहाँ नहीं थे तो हमें ऐसा करना पड़ा। आप एक बार प्लीज़ उनके कमरे में चलिए, उन्हें काफ़ी चोट आई है। क्या कह रहे हो, वो कहाँ से गिर पड़े? हमें नहीं पता, हम बस अपने कमरे में काम कर रहे थे। वो खिड़की टूटने की आवाज़ आई और फिर जब हम बाहर आए तब हमने देखा वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। ओह माय गॉड, तुम्हारे कहने का मतलब है वो छत से गिर पड़े हैं? लगता कुछ ऐसा ही है सर। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर तुम ऐसे लापरवाही करोगे, समझे? रैचेट उससे नाराज़ मत हो, पहले अंकल के पास चलो। उसके बाद वो दोनों भागते हुए मिस्टर रैचेट के कमरे में पहुंचे। कैसे हैं पिताजी आप? मैं ठीक हूँ। आपको क्या हो गया था? आप गिर कैसे गए? वो मेरे पीछे पड़ा है बॉब, मैंने तुम्हें बताया था। कौन आपके पीछे पड़ा है डैड? चार्ली। वो सब कुछ आपका वहम है, वो मर चुके हैं। हाँ मैं जानता हूँ, और मुझे इसी बात का डर है कि वो मर चुका है, पर वो फिर भी यहाँ आता है उसका बदला लेने के लिए। मैंने बहुत गलत किया रैचेट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त मैं अंधा हो गया था। मैंने बहुत लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, पर चार्ली मेरा अपना दोस्त था।
मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैड, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर, इनकी हालत कैसी है? क्या ये ठीक है? फ़िलहाल देखिए वो ठीक हैं, पर इनके पैर में फ्रैक्चर आया है और इसलिए कुछ दिनों चल फिर नहीं पाएंगे। आपको इन्हें सहारा देकर चलाना होगा। जितना आराम करें उतना अच्छा। ज़्यादा हिलने डुलने की कोशिश ना करें, इनके उस पैर में फिर से ज़ख्म हो सकता है, क्योंकि जानते हो कि ये बूढ़े हो रहे हैं और इस उम्र में घावों का भरना धीमा हो जाता है। हड्डियाँ टूट जाएं तो उनका वापस जुड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। क्या कह रहे हैं आप? देखो, घबराने की बात नहीं है। मेरा मतलब है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आमतौर पर एक जवान इंसान को जितना वक्त लगता है उससे ज़्यादा, पर तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि वे वैसे भी कमज़ोर हैं और आई थिंक वो किसी तरह से डिप्रेशन में है या ऐसी ही कोई परेशानी। मैं क्या करूं रोज़? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो रैचेट, मैंने कहा ना वो काउंसलर कल आ जाएगा। जानते हो ब्रूस, शायद मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से शर्म आती थी, पर मेरे पिता का पेशा भी यही था, इन आत्माओं से लड़ने का, उनसे बातें करने का और ऐसे परेशान लोगों से मिलकर उनकी परेशानी दूर करने का। क्या कह रहे हो? हाँ, ये सच है। मेरे पिता बहुत अमीर नहीं थे। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो आर्मी में है। काश वो यहाँ होते अभी। हाँ, मुझे भी लग रहा है काश वो यहाँ होते। मुझसे बेहतर शायद वो इसे समझ पाते। मैंने आज तक कभी इन चीज़ों पर भरोसा नहीं किया रैचेट, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे पिता से मिलने के बाद मुझे पता नहीं क्यों इन चीज़ों पर भरोसा होने लग गया है। जानता हूँ एक डॉक्टर के नज़रिए से अजीब है, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ना नहीं चाहता रैचेट, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, पर एक बार फादर जोसेफ की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। उनसे इस मुसीबत का कोई हल पूछना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो। पिताजी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मुझे लगता है अब हम में से किसी न किसी को उनके कमरे में बैठकर पहरा देना होगा कि वो खुद को फिर से नुकसान ना पहुंचा ले। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो कर पाऊँगा वो करूँगा। सबसे पहले तो हम बारी बारी से पहरा देंगे, उनका ध्यान रखेंगे और कल सुबह होते ही हमें से कोई एक, क्योंकि तुम्हारे डैड को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, हमें से कोई एक जाकर फादर जोसेफ से मिलाएगा। उनसे मिलने के बाद इन चीज़ों का हल ढूंढा जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। फिलहाल चलो तुम्हारे पिता को कुछ खाना खिला दें, उसके बाद हम भी डिनर कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद रैचेट और ब्रूस दोनों ही डिनर करने चले गए। रात के तकरीबन 10 बजे उन्होंने फैसला किया कि अब वो सोने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले ब्रूस रैचेट के पिता के कमरे में जाकर बैठा। वो वहाँ बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। उसने वहाँ टेबल पर चल रहे लैंप को थोड़ा धीमा कर दिया। तब रैचेट के पिता अचानक ही बोल उठे, नहीं 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 बेटे, उसे जलने दो। मुझे रोशनी से कोई परेशानी नहीं है, अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करता हूँ। उसके बाद रैचेट उस कमरे में रुकने के लिए आ गया। वो दोनों लगभग 4-4 घंटे के अंतराल पर कमरे में आते जाते रहे। वो दोनों लगभग 2-2 घंटे के अंतराल पर बारी बारी से कमरे में आते जाते रहे। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक ही बाहर का मौसम कुछ बदलने सा लग गया। उस वक्त ब्रूस ही कमरे में था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था।
मिस्टर रैचेट काफ़ी देर बाद सो पाए थे। अब वो सो रहे थे। ब्रूस बाहर की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों अचानक हवाएं बहुत तेज़ हो गई थी और बाहर का मौसम अचानक ही बहुत बदलने लग गया था। जंगलों से अचानक ही जानवरों के बोलने की आवाज़ आने लग गई थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। और फिर एकाएक ही सारी हवाएं, सारी आंधी थम गई, बिल्कुल अचानक, और एक तरह सन्नाटा पसर गया वहाँ। ब्रूस को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो लगातार खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। ये खिड़की इतनी ऊंची थी कि वो बाहर का नज़ारा साफ साफ देख सकता था। यहाँ से उसे काफ़ी दूर तक की चीज़ें नज़र आ रही थी, यहाँ तक कि पास का एक कब्रिस्तान भी। तभी उसने देखा कि कब्रिस्तान से एक धुंध सी उठी, एक धूल का गुबार सा, जो धीरे धीरे एक तूफ़ान की शक्ल में आ गया और आगे बढ़ने लगा। और आगे बढ़ते बढ़ते ये तूफ़ान धीरे धीरे ऐसा मालूम होने लगा कि मानो ब्रूस की तरफ ही बढ़ रहा हो। और ये सच था। वो तूफ़ान धीरे धीरे मिस्टर रैचेट के घर की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो तूफ़ान उनके घर के कुछ करीब आ गया, ब्रूस अभी भी उसे लगातार देख रहा था। घर के करीब आने के साथ ही वो तूफ़ान एक झटके से आगे बढ़ा और मिस्टर रैचेट के कमरे की खिड़कियां खुल गईं और वो धूल कमरे के अंदर आने लग गई। और इस आवाज़ और शोरगुल से मिस्टर रैचेट की नींद खुल गई और वो अचानक फिर से घबराकर भागने की, हाथ पैर पटकने की और चिल्लाने की कोशिश करने लगे। चार्ली, 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 मिस्टर रैचेट, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ आपके पास, कोई नहीं है यहाँ, प्लीज़ प्लीज़ हाथ पैर हिलाना बंद कीजिए, आपको चोट लग सकती है। चार्ली, चार्ली, तुम्हें वो दिख नहीं रहा? चार्ली, वो मेरे सामने खड़ा है, उसे पकड़ो, उसे यहाँ से भगा दो ब्रूस, उसे यहाँ से भगा दो बेटे, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। कोई नहीं है यहाँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद ब्रूस बहुत ज़ोर से चिल्लाया। रैचेट पास के ही कमरे में लेटा था और ब्रूस के चिल्लाने से वो जाग गया और फ़ौरन भागते हुए कमरे में आया। और उसके कमरे में आने के साथ ही एक हवा का झोंका मानो कमरे से बाहर उड़ता हुआ चला गया और उसके साथ ही वो सारा धूल, गुबार, वो सब कुछ भी कमरे से बाहर चला गया और खिड़कियाँ खड़खड़ाती रह गईं। ब्रूस, क्या हुआ? तुम्हारे पिता को फिर से दौरा सा पड़ा। रैचेट, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने कुछ अजीब देखा। फिलहाल इन्हें शांत कराओ। वो इंजेक्शन का है, इन्हें उस इंजेक्शन की ज़रूरत है, वरना ये खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। ये बहुत ज़ोर से अपने हाथ पैर मार रहे हैं, जल्दी करो। उसके बाद उन्हें इंजेक्शन देने के बाद वो दोनों शांति से बैठे। ब्रूस के माथे पर पसीने की बूंदें थी और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। रैचेट ये साफ साफ देख सकता था और उसने फिर ब्रूस से पूछा, क्या हुआ था ब्रूस? तुम कह रहे थे तुमने कुछ अजीब देखा। तुम यकीन नहीं करोगे रैचेट, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं जो मैंने देखा। क्या देखा तुमने, मुझे बताओ। रात के वक्त बाहर का मौसम ख़राब हो रहा था। अचानक ही बहुत अजीब सा मौसम हो गया था। मुझे लगा तूफ़ान आने वाला है। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था और कुछ ही देर बाद मुझे वहाँ कब्रिस्तान से एक धूल का गुबार उठता हुआ दिखा और वो तूफ़ान की शक्ल अख्तियार करने लगा और धीरे धीरे वो तुम्हारे घर के करीब आया और फिर एक झटके के साथ वो सारी धूल, वो सारा गुबार तुम्हारे पिताजी के कमरे में आ गया और इसके साथ ही तुम्हारे पिताजी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रैचेट, कुछ अजीब हो रहा है यहाँ जो तुम और मैं नहीं समझ पा रहे हैं, पर वो समझ रहे हैं, वो उसे देख पा रहे हैं। वो उसके साथ ही जगह और उन्होंने फ़ौरन चार्ली के नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उसे देख पा रहे हैं, वो उसे समझ पा रहे हैं और जैसे ही वो धूल, वो गुबार उनके कमरे में आया, वो फ़ौरन जग गए और उन्होंने चार्ली का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। रैचेट, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरी बात मानो रैचेट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर ये मेरे परे की चीज़ है तो मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूँ।
तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।